Hello everyone, welcome to Economics Window by Garima Singh. Today we'll do the remaining part of our chapter number 9, The Making of Nationalism Movement in 1870s to 1947. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि गांधी जी हैज फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, राइट? सो अब हम बात करेंगे पीपल्स व्यू अबाउट महात्मा गांधी. तो लोग महात्मा गांधी जी को एक मसीहा की तरह मानते थे, जो वो मसीहा जो उनकी मिसरी, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पॉवर्टी, इन सारी चीज़ों को ओवरकम करवा सकता है. लोगों का मानना था कि गांधी जी विश टू बिल्ड अ क्लास यूनिटी. भाई वो क्लास यूनिटी चाहिए उनको, क्लास कॉन्फ्लिक्ट नहीं करवाना चाहते, कोई विवाद नहीं करवाना चाहते हैं. तो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने सोचा ही इज द वन हु, गांधी जी वो एक इंसान है जो हमारे राइट्स हमें दिलवा सकते हैं. जो जमींदार हमें इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, हमें एक्सप्लॉइट करते हैं, उनसे हमें इंसाफ दिलवा सकते हैं. उसके अलावा जो ऑर्डिनरी लोग थे, ऑर्डिनरी पीपल ने सोचा कि गांधी जी भी उनकी मदद कर सकते हैं इन गेटिंग देयर फ्रीडम. और ऐसा ही एक इंसिडेंट यहाँ देखा गया इन द रीजन ऑफ प्रतापगढ़ इन यूनाइटेड प्रोविंस, जो कि पुराना नाम है उत्तर प्रदेश का, यूपी वाले रीजन में, जहां गांधी जी की इंटरवेंशन की वजह से इलीगल इविक्शन रोकी गई. जो टेनेंट्स थे, उन जिनकी जमीन थी, जो जमीन बहाते थे, उनको निकाल दिया गया था. ओके, तो गांधी जी की इंटरफेरेंस की वजह से इनको लग रहा था कि गांधी जी आके हमारी डिमांड्स फुलफिल करवा सकते हैं. अगर गांधी जी इंटरफेयर करें इस मैटर में और हमें इंसाफ दिलवाएं, किनसे? ये जमींदार से, जो हमें यहाँ से इलीगली, यहाँ से इविक्शन मतलब निकाले जा रहे हैं. ठीक है ना? तो यही है वो इंसान जो हमारा मसीहा है, जो हमें हेल्प कर सकता है. उसके बाद यहाँ आपको बुक में एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहाँ ये बेदखली के बारे में, जो ये इलीगल इविक्शन है, उसको हिंदी में बोला गया है बेदखली. तो कि वो प्रतापगढ़ रीजन में हो रही थी, तो गांधी जी से उम्मीद लगा के बैठे थे लोग. तो ये 1921 की एक सीआईडी रिपोर्ट है, जिसके आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों ने कैसे गांधी जी को देखा, कैसे गांधी जी की पर्सनालिटी को समझा, और कैसे वो गांधी जी को एक मसीहा की तरह इमेजिन कर रहे थे, जो कि उनकी साइड आके, उनका कहना था ये सरकार के खिलाफ नहीं है बल्कि जमींदार के खिलाफ है, जो कि यहाँ इलीगल इविक्शन कर रहे हैं, बेदखली कर रहे हैं लोगों को उनकी जमीन से. ओके, देन लेट्स सी व्हाट वाज हैपनिंग ऑफ 1922 टू 1929. 1922 के अंदर दिस थिंग विच आई हैव हाईलाइटेड हियर, यू गाइज ऑल्सो अंडरलाइन इन योर बुक, कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी. लेकिन इन फरवरी 1922 एक पीजेंट्स के ग्रुप ने मिलके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी. ओके, वहाँ काफ़ी सारा नुकसान हो गया, काफ़ी सारे लोग मर गए थे, पुलिस मैन भी मर गए थे. एंड दिस हैपेंड एट अ प्लेस कॉल्ड चौरा चौरी. तो इस इंसिडेंट को हम चौरा चौरी इंसिडेंट से भी जाना जाता है. यहाँ क्योंकि गांधी जी कभी भी वॉयलेंट तरीकों से कोई भी मास मूवमेंट नहीं करना चाहते थे. वो चाहते थे कि कोई भी हमें करनी है, मास मूवमेंट चलानी है, या कोई भी हमें अपनी आवाज़ उठानी है, हमारी डिमांड्स फुलफिल करवानी है, तो हमें नॉन वायलेंस तरीकों से अपनी डिमांड्स आगे रखनी चाहिए, कोई भी मारपीट ना करे. लेकिन यहाँ क्या हुआ, चौरा चौरी इंसिडेंट में काफ़ी सारे नुकसान हो गया, पुलिसमैन भी मर गए थे, फायर ब्रोक डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से गांधी जी को ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वहीं रोकना पड़ा. और इस टाइम पे देयर वर अदर लीडर्स एज चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, who argued that party should fight elections to the councils and enter them in order to influence the government policy. तो इन लीडर्स का कहना था रादर कि हम मास मूवमेंट्स करें, उससे अच्छा है कि हम इलेक्शन में लड़ें, इलेक्शन में अपनी सीट सिक्योर करें, ताकि हम भी सरकार के अंदर अपना हिस्सा, अपनी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर अपनी बातें रख सकें, राइट? उसके बाद हमने देखा कि 1930 में, क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो बंद करनी पड़ी थी चौरा चौरी इंसिडेंट के बाद, तो यहाँ बीच में हमारी एक और मूवमेंट चलती है, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट. ये चलेगी हमारी 1930s में. ओके, इसके अलावा टू इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी इन द मिड ऑफ 1920. वन वॉज द फॉर्मेशन ऑफ राष्ट्रीय समय सेवक संघ, ओके, जिसको हम बोलते हैं RSS, एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन. और एक और यहाँ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, विच वॉज द मेकिंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया, CPI जो है वो यहाँ बनी, राइट?
उसके अलावा इसी टाइम में हमने एक और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी यहाँ हमारे इंडिया में दिखाई दी, विच वॉज भगत सिंह। आई एम श्योर आप इनको तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। ही वॉज ऑल्सो वेरी एक्टिव ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो ये कुछ इमेजेस हैं जो आपकी बुक में दिए हैं एनसीईआरटी में, जहां लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं कि साइमन कमीशन, आपने सुना होगा ना, गो बैक साइमन करके बहुत ही फेमस स्लोगन था। उसके लिए यहाँ लोग उन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये जो साइमन कमीशन बिठाई गई थी, तो इसको वापस भेजा जाए, हमें इंडिया में ऐसी कोई कमीशन नहीं चाहिए। सो 1929 में यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट देखा गया, विच वॉज कांग्रेस डिमांडेड टू फाइट फॉर पूर्ण स्वराज। उन्होंने बोला कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। इस टाइम पे कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंटशिप किसके पास थी? जवाहरलाल नेहरू के पास। और उन्होंने 26 जनवरी 1930 में डिमांड की थी कि हमें कंप्लीट स्वराज चाहिए, और इस दिन को उन्होंने इंडिपेंडेंस डे भी डिक्लेयर किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 26 जनवरी इज आवर रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे तो 15 अगस्त होती है। ये इसलिए है बच्चों क्योंकि जब हमें इंडिपेंडेंस मिल रही थी तब तक हमें इंडिपेंडेंस तो हमें 15 अगस्त को मिल चुकी थी, लेकिन हमारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि 1930 में कांग्रेस ने डिमांड रखी थी कि हमें इंडिपेंडेंट पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, जो कि उन्होंने डेट भी फिक्स की थी। उस डेट को ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगस्त में हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी है, इसलिए हमने 26 जो जैन है उस डेट को एक इंपॉर्टेंस देने के लिए, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस देने के लिए, उसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद एक और यहाँ एक बॉक्स दिया है एनसीईआरटी बुक में आपके, विच इज ऑल अबाउट भगत सिंह। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि भगत सिंह के अंडर एक तो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बनी थी 1928 में, HSRA, विच इज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके अलावा आपको एक और बात रखनी है याद कि इनकलाब जिंदाबाद जो स्लोगन है वो किसने दिया था? वो भी भगत सिंह ने दिया था। अदर फेलोशिप या अदर नेशनलिस्ट जो थे लाइक BK दत्त, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंक दिया था ऑन अप्रैल 8, 1929। उनका एम ये था कि ये जो गवर्नमेंट है, जो ब्रिटिश राज हो रहा है यहाँ, वो जो एकदम बिल्कुल डेफ होके बैठे, जिन तक हमारी डिमांड्स नहीं जा रही है, उनके कान में आवाज पहुंचे कि वी वांट चेंज नाउ। और इसके चलते हमने देखा कि भगत सिंह जी को भी पकड़ लिया गया था, एंड फाइनली ही वाज एग्जीक्यूटेड एट द एज ऑफ 23। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन आवर इंडियन हिस्ट्री विच इज मार्च टू दांडी। 1930 में गांधी जी ने डिक्लेयर किया कि वो एक मार्च करेंगे, कौन सी जगह से? टुवर्ड्स दी दांडी टाउन, ओके, अपने साबरमती वाली जगह से वो दांडी तक जाएंगे। दीज आर दी 2 प्लेसेस इन गुजरात। इन्होंने बोला कि हम यहाँ सॉल्ट लॉ ब्रेक करेंगे। गांधी जी के हिसाब से क्या होता था कि सॉल्ट जो है, नमक, आपको ही पता है हर घर में, चाहे वो कितना ही अमीर है कितना ही गरीब है, सॉल्ट इज अ वेरी एसेंशियल कमोडिटी, हर कोई यूज करता है। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सॉल्ट, नमक पे भी टैक्स लगाया हुआ था। और उस टाइम पे मोनोपोली मतलब एक ही प्रोड्यूसर रहेगा जो सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है, वो थे ब्रिटिशर्स, द गवर्नमेंट। तो गांधी जी का कहना था दिस इज वेरी डेविलिश, बहुत ही डेविलिश एक्ट है कि इतनी एसेंशियल कमोडिटी जो हर किसी के लिए जरूरी है, ना ही चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, सबके लिए एसेंशियल कमोडिटी सॉल्ट, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो गांधी जी ने एक मार्च की टुवर्ड्स द दांडी, वो अपनी साबरमती से लेके दांडी तक मार्च करते हैं, और वहां फाइनली कोस्टल रीजन में जाके सॉल्ट को अपने हाथ में उठा के, एंड ही सेज आई हैव ब्रोकन दी सॉल्ट लॉ, भाई अब नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा है वो नहीं लगना चाहिए। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस दांडी मार्च, ओके। देन अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ मेन ही थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे? नो, देयर वर यंग वुमेन, ओल्ड वुमेन, द सिंगल वुमेन, द मैरिड एंड द अनमैरिड, सब लोग खुल के रूरल अर्बन एरिया से सब लोग आके यहाँ सपोर्ट कर रहे थे। ऐसी एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, अंबाबाई फ्रॉम कर्नाटका। सो शी हैज बीन मैरिड एट द एज ऑफ 12, विडोड एट 16, ठीक है, 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी और 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गए थे। तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने नेशनलिस्ट मूवमेंट के अंदर ठान ली कि मैं भी फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर पार्टिसिपेट करूंगी। तो इनको काफ़ी सारी टाइम जैसे स्पीच हुई, या जैसे इन्होंने गांधी जी का साथ दिया,
और ये तब आके प्रभात फेरी करते थे, लोगों को अंदर अवेयरनेस फैलाते थे। तो इस चक्कर में इनको कई बार पकड़ा गया, जेल भी हुई है इनको। तो शी इज वन ऑफ द एग्जाम्पल दैट कि women at that time were participating in the freedom struggle. Also, another here important name is Sarojini Naidu, who had persuaded him to allow women to join the movement. तो सरोजनी नायडू जी ने कहा था कि जितनी भी ये फ्रीडम स्ट्रगल हो रही है इसके अंदर विमेन को भी अलाउ करना चाहिए पार्टिसिपेट करने के लिए। सो आपको पता चल गया होगा ना ही सिर्फ मेन बट ऑल्सो यंग विमेन वो पार्टिसिपेटिंग इन दी फ्रीडम स्ट्रगल। तो सब जगह से सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ फर्स्ट लाइन में आप देख रहे हो कि लिखा हुआ है पीजेंट्स, ट्राइबल्स, women participated in large number. A business federation published a pamphlet on the salt issue. The government tried to crush the movement through the brutal action against the peaceful satyagrahis. Thousands were sent to jail. तो इस डांडी मार्च की कंटिन्यूएशन में ही है कि सब लोगों ने निकल के सपोर्ट किया था मूवमेंट को, और एज यूजुअल ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मूवमेंट को खत्म करने की कोशिश की, और कैसे सबको पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। अब क्या होता है इसी दौरान हमें आगे दिखाई देता है ये सारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सब कंबाइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक एक्ट आएगा, इंडियन एक्ट ऑफ 1935, जो कि गवर्नमेंट अनाउंस करेगी कि अब इलेक्शंस होंगे यहाँ। ओके, और इलेक्शंस के अंदर क्या होता है कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर इलेक्शन होते हैं इन 1937 में, इन विच कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस, 11 में से 7 प्रोविंस में कांग्रेस आ जाती है। इन सितंबर 1939, 2 आवर्स लेटर क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो जाती है। ओके, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के चलते सिचुएशन क्या है, क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सारी चीजें गड़बड़ा जाएंगी। और ब्रिटेन क्योंकि वर्ल्ड वॉर में क्या कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, इंडिया का तो कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं थी। तो ब्रिटिश ने यहाँ रिफ्यूज कर दिया डिमांड ऑफ इंडियंस, और कांग्रेस ने सोचा कि अब दिस इज द टाइम कि हमें भी सरकार में अपना हिस्सा चाहिए। इलेक्शन भी जीते हैं हम, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी डिमांड नहीं सुन रहे थे क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन बन चुकी थी, राइट। तो अब क्या होगा, तो फाइनली हम देखते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट आएगी, और उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट के चलते हम देखते हैं यहाँ गांधी जी फाइनली डिक्लेयर कर देंगे इट्स अ डू और डाई कॉल। अगर आज तुमने नहीं हमारा साथ दिया तो शायद हम कभी भी ब्रिटिश राज से फ्री नहीं हो पाएंगे। इट्स डू और डाई, या तो कुछ करो या फिर मर जाओ। इस टाइम पे इस मूवमेंट के दौरान अगेन ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को रिप्रेस करने की कोशिश की, और क्या किया, जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे लाइक महात्मा गांधी एंड वेरियस अदर लीडर्स, दे वर थ्रोन इनटू द जेल, उनको जेल में डाल दिया। फिर लेकिन ये मूवमेंट डाई नहीं हुई, काफी लोगों ने खुल के आए, जैसे पीजेंट्स, एजुकेटेड यूथ, विमेन, यूथ जितना भी था सब लोग निकल गए, सब ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। और उसके बाद हम देखते हैं लेटर क्या होगा अब आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर हम देखते हैं टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस एंड पार्टिसिपेशन। अब हम बात करेंगे मुस्लिम लीग, जो मैंने आपको बताया था एक मुस्लिम लीग भी बनी थी। अब जो 1940 में जो ये मुस्लिम लीग है, ये एक अलग से अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट डिमांड करना शुरू करेंगी कि जितना भी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है और जितनी भी ईस्टर्न एरियाज है कंट्री का, वो एक अलग से एरिया बनना चाहिए, ताकि मुस्लिम्स जो है उनको भी थोड़ी जगह मिले, थोड़ी रिप्रेजेंटेशन मिले इस सब कॉन्टिनेंट के अंदर। फिर लेट 1930s में हम देखते हैं ये जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने अपने आप को एक अलग नेशन कंसिडर करने की डिमांड रखी। उन्होंने बोला कि वी वांट अ सेपरेट नेशन फॉर द मुस्लिम पीपल, क्योंकि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था, द टेंशंस वर ग्रोइंग बिटवीन हिंदू एंड द मुस्लिम ग्रुप्स। ओके, तो हमने अभी देखा है हिस्ट्री में, पहले कांग्रेस में भी स्प्लिट हो गया था, फिर बाद में मर्ज हो जाती है, फिर कैसे मुस्लिम लीग भी एक अलग से बनती है, राइट। तो यहाँ काफी सारा इनके बीच में गैप चल रहे थे। सो दीज आर द इमेजेस which is given in your book, from where you can see various leader giving their speeches, doing meetings। आपको पता चलेगा कि कैसे ये फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे। नाउ कमिंग बैक टू दी मुस्लिम लीग थिंग, यहाँ क्या था कि हमें पता है मुस्लिम्स क्या है, माइनॉरिटी है हमारे देश में, ठीक है ना। ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, हिंदूज की है। तो मुस्लिम लीग ने बोला क्योंकि हमारे मुस्लिम्स की कोई एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, क्योंकि हम एक माइनॉरिटी है,
तो हमें क्या चाहिए, हमें अलग से एक देश बना के दे दो जिसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन और ईस्टर्न रीजन जो है वो हमारा नेशन के अंदर आएगा। लेकिन कांग्रेस ने ये लीग की डिमांड कैंसिल कर दी, रिजेक्ट कर दी थी। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं हो सकता, सब इंडिया के ही पार्ट है और ये सब कंबाइंड एज अ नेशन रहना चाहिए। ओके तो हमने काफी सारी बातचीत देखी कैसे लीग ने अपनी डिमांड रखी, कांग्रेस मना करते हैं। इन बिटवीन दिस आते हैं ब्रिटिशर्स। उनका तो हमेशा से डिवाइड एंड रूल का ही काम रहा है। यहाँ आके उन्होंने सपोर्ट किया कि यस अगर वो नहीं रहना चाहते हैं तो ना रहें। उन्होंने 3 कंडीशन रखी, ईदर टू ज्वाइन दिस इंडियन टेरिटरी, या तो इंडिया का पार्ट बन जाओ, या तुम इंडिपेंडेंट रह लो, या तुम पाकिस्तान का पार्ट बन जाओ। सब स्टेट्स को उन्होंने ऑप्शन दिया था। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं फिर से इन 1946। कांग्रेस फिर से बहुत अच्छा करती है जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बट द लीग सक्सेस इन द सीट रिजर्व फॉर मुस्लिम वॉज स्पेक्टेक्युलर। तो जो मुस्लिम लीग है, जितने भी मुस्लिम एरिया थे, सिर्फ वहां उनको बहुत अच्छी सीट्स मिलती हैं, बाकी जगह में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाती है। सो इन मार्च 1946 ब्रिटिश एक कैबिनेट बनाती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट 3 मेंबर मिशन भेजती है टू दिल्ली टू एग्जामिन भाई जो ये मुस्लिम लीग डिमांड कर रही है, क्या ये डिमांड फुलफिल की जा सकती है और क्या इसके लिए पॉलिटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए फॉर अ फ्री इंडिया। तब ये जो मिशन आता है ये सजेस्ट करता है कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए और अपनी कन्फेडरेशन को लूज नहीं करना चाहिए। जहां ये मुस्लिम डिमांड कर रहे हैं अलग नेशन बनाने के लिए, ये थी उस कैबिनेट मिशन की सजेशन कि इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग वर नॉट अग्रीइंग कि ये प्रपोजल के लिए वो मान नहीं रहे थे। तो उन्होंने, अब क्या हो रहा था, पार्टीशन बहुत ज्यादा इनएविटेबल मतलब जिसको मोड़ा ना जा सके, जिस चीज को रोका ना जा सके, भाई पार्टीशन तो अभी होना ही था, राइट। सो हम देखते हैं कैबिनेट मिशन का फेलियर हो जाता है और मुस्लिम लीग ने मास एजिटेशन डिक्लेयर कर देती है। फाइनली हम देखते हैं उनकी जो डिमांड है ऑफ अ न्यू नेशन विच इज पाकिस्तान, वो कैसे फुलफिल होती है। 16 अगस्त 1946 को वो डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर देते हैं। काफ़ी सारे लोग निकल के आते हैं, बहुत सारे यहाँ लोग मार्च करते हैं, लोग स्ट्राइक्स पे आ जाते हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल की डेथ हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा मास एजिटेशन हो रहा होता है। बट फाइनली इसका रिजल्ट क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है और एक न्यू कंट्री पाकिस्तान वॉज बॉर्न, राइट गाइज। सो यहाँ एक केस स्टडी दी हुई है बाय द एंड ऑफ योर चैप्टर नेशनलिज्म इन अफ्रीका, द केस ऑफ घाना। इसको एक बार आप रीड कर लेना। इसके अंदर कुछ नहीं है, एक केस स्टडी दी हुई है अफ्रीका के बारे में। हमारे इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट हमें है कि हम सारा इंडिया रिलेटेड चीज़ें बहुत अच्छे से करें, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। So guys, that was it for this chapter. We have completed our chapter. Thank you for watching Economics Window by Garima Singh. And also if you like this video, then do not hesitate to press in that thumbs up icon and also comment down below how did you find this video.